हेलो बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी ऐसे परिचय के रूप में कि हम लोगों का पाठ्यक्रम क्या है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का। आज अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जो हमारी पहली इकाई है भौतिक जगत और मापन, और उस मापन में हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। जो हमारे 70% पाठ्यक्रम में है वो एक बार हम लोग पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। किसी भी पाठ को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि उस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम पता रहे। फिर पाठ्यक्रम पर हम लोग क्रमशः एक क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो अभी एनसीईआरटी में जैसे मात्रक और मापन नाम से पाठ है, दूसरा पाठ है, और जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम इकाई वाइज विभाजित है कि जिसमें पहली इकाई है भौतिक जगत और मापन, उसमें 2 अंकों के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। खंड का के इकाई 1 है, तो उस इकाई 1 का दूसरा पाठ समझ लीजिए मात्रक और मापन है। पहला पाठ जो था भौतिक जगत और अंतर्निहित रोमांच, उसमें वो 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में था, इसलिए हम लोगों ने उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा था। तो उसमें था भौतिकी नियमों की प्रकृति था, प्रौद्योगिकी और समाज और विज्ञान के बीच संबंध था, और भौतिक नियमों में अंतर्निहित रोमांच। तो कहानी थ्योरेटिकल थी और 30% हटाए गए पाठ्यक्रम में थी, इसलिए उस पर नहीं ध्यान दे रहे। अब जिस पर हमें आगे ध्यान देना है वो उसी इकाई भौतिक जगत और मापन का जो दूसरा पाठ मात्रक और मापन है, उस मात्रक और मापन में से हमको पढ़ना क्या क्या है। एक तो मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये पढ़ना है। फिर माप के मात्रक प्रणालियाँ और यसाई मात्रक, ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। मूल और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है। फिर लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन करना सीखना है, कैसे मापते हैं। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता के बारे में पढ़ना है। माप में त्रुटि पढ़नी है, सार्थक अंकों के बारे में, और भौतिक राशियों की विमाएँ, विमेय विश्लेषण और उनके अनुप्रयोग। ये इतना पाठ्यक्रम में रहेगा इस पाठ में, मापन और त्रुटि में। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से पाठ के नाम हो सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, तो एनसीईआरटी में जो पाठ का नाम है वो हम लोग पाठ का नाम रखेंगे। और बाकी पाठ्यक्रम जो भी हमारा निर्धारित है, आप चाहे किसी भी किताब से देखें, पाठ का नाम भले अलग हो पर पाठ्यक्रम सबने वही कवर किया है, अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण कर लिया है। जैसे कई पाठों में होगा आपकी मापन की आवश्यकता, मात्रक प्रणालियाँ, मूल व्युत्पन्न मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन एक पाठ में हो सकता है। कुछ पाठों में मापक यंत्रों की परिशुद्धता अलग किताब, कुछ किताबों में अलग पाठ में होगी। मापक यंत्रों की परिशुद्धता, माप में त्रुटि, सार्थक अंक, यथार्थता, और ये एक अलग तीसरे पाठ के रूप में हो सकता है विमीय विश्लेषण में। तो ठीक है, हमें कुल मिला के इससे मतलब है कि हमें क्या पढ़ना है, पाठ का नाम चाहे जो हो, बस हमें विषय वस्तु से मतलब है। तो पहले भाग पर आते हैं, मापन की आवश्यकता। ये भी कहानी ही है, हमें मापन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, चाहे हम दैनिक जीवन की बात करें, चाहे हम प्रयोगशाला यानी विज्ञान के लिए और तकनीकी स्तर पर बात करें, अगर दैनिक जीवन के व्यवहार में ही जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हम बाज़ार से कोई सामान खरीदने गए और क्रय विक्रय में अगर वस्तु का रेट पता रहे, जैसे मान लो हम आलू लेने गए, अगर हमें पता है कि ठीक है इस समय आलू 10 रुपये किलो है, तो हमें पता है कि अगर हमें 2 किलोग्राम आलू लेना है तो दुकानदार को 20 रुपये देने होंगे। लेकिन आप सोचिए क्या होगा अगर हम 1 किलोग्राम जितनी मात्रा को समझ रहे हैं, दुकानदार कुछ और मात्रा को कहे नहीं हम तो 1 किलोग्राम इसको मान के चल रहे हैं। पता लगा आप सोच रहे हो कि अच्छा 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, दुकानदार कहे नहीं हमारा वाला किलोग्राम तो 400 ग्राम का है, तो हम तो 400 ग्राम के हिसाब से आपको 2 किलोग्राम यानी 800 ग्राम आलू देंगे। तो दिक्कत होगी, दैनिक कार्य व्यवहार में दिक्कत होगी। और इसी तरह से इसलिए मापन की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से वैज्ञानिक घटनाओं में, चाहे वो प्रयोगशालाओं में हो, चाहे मान लो आपको अंतरिक्ष में कोई विमान भेजना है, अगर आप सटीक मापन नहीं करोगे तो भेजना कहीं और चाह रहे हो, पता लगा रॉकेट पहुंच कहीं और जाएगा। तो मापन की तो आवश्यकता है ही दैनिक जीवन में, ताकि हम लोग एक दूसरे से जब मिल रहे हों, व्यवहार कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों, तो असुविधा ना हो, दुविधाएं ना हो। जिस मान को, जिस राशि का जो मान हम कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वही सामने वाला समझ रहा हो। अच्छा, मापन की आवश्यकता
अभी आप शुरुआत में देखिए, जैसे हम लोगों के घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, बाबा दादा लोग होंगे, अक्सर करके अगर उनसे आप पूछिए तो जो दूरी के या द्रव्यमान के वो कुछ अलग मात्रक बताएंगे जो पहले चलते थे। अभी पिछले 150 साल पहले जो ज़्यादातर प्रचलन में थे, तो बुजुर्ग लोगों से आप मिलेंगे, जैसे मान लो कोई उनसे दूरी पूछा कि दादाजी हमको यहाँ उस घर पे जाना है या उस दुकान तक जाना है, किधर है, तो पता इस तरह कुछ बताएंगे कि अरे बस यहाँ से आप 100 कदम आगे जाइएगा, फिर बाएं हाथ मुड़ जाइएगा, बस मुश्किल से एक 20 कदम चलेंगे तो वो दुकान मिल जाएगी। ठीक है, 20 कदम के बजाय 25 कदम पर भी वो दुकान मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कपड़ा खरीदने गए, अब जैसे हाथ की लंबाई होती है कि यहाँ से यहाँ तक के एक हाथ की लंबाई कहेंगे, या एक बीता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। अब अगर इससे माप के दिया जाए, मान लो कोई दुकानदार अपने किसी कपड़े के रेट पर लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये हाथ मिलता है, ठीक, आपकी लंबाई ज़्यादा है, आप ये सोच के गए कि हमको तो 3 हाथ कपड़े में हो जाता है, तो आप अपने हाथ के हिसाब से अगर कहोगे कि लाइए हम 3 हाथ कपड़ा नाप लें, और दुकानदार मान लो बेचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखा है जिसका हाथ बहुत छोटा है, पता लगा आपके हाथ का आधा है, छोटा सा बच्चा है, कहा नहीं हम तो इसके हाथ की लंबाई के हिसाब से कहे थे कि एक हाथ कपड़ा लंबाई का कपड़ा आपको 100 रुपये का मिलेगा, तो दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पर मानक सुपरिभाषित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और दुविधा होगी, दिक्कत होगी। तो हमें मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि इस तरह की दुविधाएं ना हों, तो मापन की आवश्यकता। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कि मापन में जैसे कुछ राशियां आती हैं, कोई भौतिक राशि क्या है, फिर भौतिक राशि का मापन कैसे करते हैं, मापन क्या है, और उसमें फिर आंकिक मान और मात्रक पर। तो ठीक है, इसका अगला भाग देखते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं भौतिक राशियों पर। देखिए, वैसे तो हम लोगों का माध्यम हिंदी है, लेकिन कुछ पद या कुछ नाम ऐसे रहेंगे जिनकी हम लोग कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी भी साथ में जानते रहें, कि भविष्य में इंटर के बाद मान लो आगे हमें जो पढ़ाई करनी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की हो, या बीएससी हो, या पॉलीटेक्निक आईटीआई इस टाइप का हो, तो वहाँ चूँकि विज्ञान विषय के अधिकांश किताबें अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध रहती हैं, तो इकट्ठे हमको दिक्कत ना आए, तो अभी से हम लोग कुछ शब्दों के साथ साथ जो मुख्य शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी भी साथ में लिखते चलेंगे कि आदत बनी रहे उनकी, हम उन्हें जानते रहेंगे तो आसानी होगी। तो पहली हेडिंग है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। एक वचन में कहोगे तो क्वांटिटी, बहुवचन में क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? कोई भी भौतिकीय परिघटना है, प्राकृतिक परिघटना है, उससे संबंधित वे चर, चर का मतलब जिनके मान बदल सकते हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग मान हो सकते हैं, वेरिएबल्स। इनका विपरीत होते हैं अचर, कांस्टेंट, जिनका मान फिक्स होता है। तो उन चरों को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं, जिनका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट तरीके से या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट विधियों से मापन किया जा सकता हो। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भौतिकीय परिघटना से संबंधित वे चर भौतिक राशियां कहलाती हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधियों से मापन किया जा सकता हो, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, आदि आदि। अब मापन क्या है? मापन यानी मेज़रमेंट। मापन देखिए, तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास एक कोई उसी राशि का, जिस राशि का हमको मापन करना है, उसी राशि का हम एक कोई मानक मान चुन लेते हैं, कोई एक निश्चित मान ले लेते हैं, और फिर ये देखते हैं कि जिस राशि का हमको मापन करना है वह राशि उस मानक राशि की तुलना में कितना है, उसकी तुलना में कितने गुना है। जैसे मान लो एक उदाहरण कि आपने कहा कि आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या है? एक भौतिक राशि है जिसका आप मापन कर रहे थे। आपकी लंबाई एक भौतिक राशि हुई और आपने मापन के बाद बताया है कितना? 160 सेंटीमीटर। अच्छा, 160 सेंटीमीटर में दो चीज़ें हैं, एक संख्या है 160 और दूसरा उसके आगे जो लिखा है सेंटीमीटर, वो मात्रक है। मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर का एक निश्चित मान है। सेंटीमीटर है वो भी लंबाई का ही मात्रक है। जैसे आप अपनी लंबाई नाप रहे थे, वैसे ही सेंटीमीटर भी किसी लंबाई को ही मापने के काम में आता है। तो इसका मतलब लंबाई का एक निश्चित मान हमने लिया, उसको हमने कहा कि ये सेंटीमीटर है, इतना लंबा जब हम लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। फिर
उस 1 सेंटीमीटर की तुलना में आप 160 गुना हो, तो फिर इसका मतलब आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर हुई। तो दो चीज़ें, किसी राशि, जैसे इस उदाहरण में आपकी लंबाई के मापन में आपने पहले तो एक उसी राशि का यानी लंबाई का ही एक कोई मानक मान लिया, जैसे आपने सेंटीमीटर लिया एक राशि कि 1 सेंटीमीटर हम देखते हैं, और उस 1 सेंटीमीटर की तुलना में हम कितने गुना हैं या हम कितना हैं। गुना का मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि 1 से बड़ा ही हो। जैसे मान लो एक उदाहरण आपने कहा कि आपके मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है। तो अब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसका आप मापन कर रहे थे मोबाइल के द्रव्यमान का। मात्रक आपने क्या लिया, किलोग्राम। मात्रक का मतलब एक मानक मान लिया था, स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी आपने द्रव्यमान की, जिसकी तुलना में आप अपने मोबाइल का द्रव्यमान बता रहे थे। और मानक आपने जो लिया स्टैंडर्ड मान, उसको मात्रक हम लोग कहते हैं। तो मात्रक आपने लिया किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का जितना द्रव्यमान होता है उसकी तुलना में आपका फ़ोन 0.1 गुना है। तो गुना का मतलब हमेशा 1 से बड़ा ही नहीं है। 0.1 गुना का मतलब जितना 1 किलोग्राम होता है उसमें 0.1 से गुणा कर दीजिए, यानी 1/10 से गुणा कर दीजिए, या आप कह लीजिए कि 10 से भाग दे दीजिए। तो जो मान आएगा द्रव्यमान का वह आपके मोबाइल का द्रव्यमान होगा। तो मापन क्या है, परिभाषा वाइज हम लोग कहें तो मापन, पहली बात तो ये तुलना करने की एक प्रक्रिया है, एक तुलनात्मक विज्ञान है। तुलना करने का मतलब कंपेयर करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी दी गई भौतिक राशि जिसका हमें मापन करना है, किसी दी गई भौतिक राशि के मान को उसी राशि के अन्य किसी मानक मान का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, ध्यान दीजिए जिस राशि का हम मापन कर रहे हैं स्टैंडर्ड वाला जो मान लेंगे वो उसी राशि का रहेगा, और उस स्टैंडर्ड मान को, मानक मान को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के पदों में संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो मापन क्या है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी दी गई भौतिक राशि के मान को उसी राशि के किसी अन्य मानक मान, जिसे हम मात्रक भी कहते हैं, के पदों में संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ मापन। अब इसके बाद आगे आते हैं मात्रक की परिभाषा पर, और किसी भौतिक राशि के मापन के जो दो घटक होते हैं, राशि का आंकिक मान और मात्रक, उन पर आते हैं। अच्छा, जब हम मापन कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो घटक होते हैं किसी राशि के मापन में, एक तो उस राशि का मात्रक और दूसरा आंकिक मान। देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक उसी राशि का वह निश्चित मान होता है जिसको हम स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा का मतलब हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से जिस राशि का मापन करना है उसके हिसाब से अलग अलग मात्र मान का चयन कर सकते हैं, पर एक बार आपने चयन कर लिया तो फिर मनमाने तरीके से बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अभी यहाँ स्वेच्छापूर्वक का क्या मतलब है, स्वेच्छापूर्वक का मतलब ये कि जैसे मान लो आपको पेज की मोटाई नापनी है या अपनी पुस्तक की लंबाई, मान लो अपनी पुस्तक की लंबाई नापनी है, तो उसको प्रायः हम लोग सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि अच्छा हमारी इस पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। किलोमीटर में भी आप व्यक्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किलोमीटर में व्यक्त करोगे तो आंकिक मान बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस प्रकार से मात्रक का चयन करें कि आंकिक मान बहुत अटपटा ना लगे देखने में। अच्छा, अभी जैसे मान लो आपको दूरियां नापनी है बहुत दूर की, जैसे आप कहो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, या आपके घर से बगल के ज़िले के मुख्यालय की दूरी कितनी है। तो जैसे मान लो एक उदाहरण आपने कहा कि प्रतापगढ़ से इलाहाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है, तो हम लोग जब इस तरह की दूरियों की बात करते हैं तो आमतौर पे उसका मात्रक किलोमीटर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिलीमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते हो, कि ठीक है आप प्रतापगढ़ से इलाहाबाद के बीच की दूरी को मिलीमीटर में भी कह सकते हो, लेकिन इस तरह की दूरियों को व्यक्त करने के लिए प्रायः हम लोग किलोमीटर चुनते हैं। और अपनी अगर किताब की लंबाई नाप रहे हैं तो वहाँ किलोमीटर नहीं चुनते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई है तो किलोमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं ऐसा। तो इसीलिए यहाँ एक शब्द लिखा है स्वेच्छापूर्वक। स्वेच्छापूर्वक का मतलब राशि का मान जिस प्रकार का है उसी प्रकार से हम उसी भौतिक राशि का कोई एक मानक मान चुन लेते हैं। तो मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि के स्वेच्छापूर्वक चुने गए उस निश्चित मानक मान को उस राशि का मात्रक कहते हैं जिसके पदों में तुलना करके किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मात्रक उसी भौतिक राशि का होता है जिस भौतिक राशि का मापन करना है। ऐसा नहीं है कि मापन आपको करना है लंबाई का और मात्रक आप ले रहे हो किलोग्राम।
आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको इस किताब की लंबाई नापनी है और मात्रक हम किलोग्राम लेंगे, तो अच्छा आप बताइए इस किताब की लंबाई कितने किलोग्राम है। नहीं बता सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक है। हमको अगर लंबाई नापना है तो आप लंबाई का मात्रक बताइए। तो मात्रक का मतलब स्वेच्छापूर्वक चुना गया, किसी भौतिक राशि का स्वेच्छापूर्वक चुना गया वह निश्चित मान जिसको आप किसी भौतिक राशि की गणना के लिए प्रयोग में लाते हो, उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। और फिर दूसरा है आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? हम लोगों ने अभी इसके पहले लिखा था कि मापन एक तुलनात्मक विधि है, जिसमें हम तुलना करते हैं कि किसी निश्चित दिए गए मान के सापेक्ष हमारी भौतिक राशि का मान कितना है। अब वो जो निश्चित वाला मान है उसको हम लोग मात्रक कह लिए। एक ही राशि के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, उनके परिमाण अलग अलग होंगे। जैसे लंबाई का मात्रक आप कहो तो अब तक में जो जानते हो, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इस तरह पूर्वलग्न लगा करके आप कई बना सकते हो। तो एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। फिलहाल हमने एक बार जिस मानक राशि का, जिस मानक मात्रक का चुनाव कर लिया, अब उस भौतिक राशि से हम तुलना करेंगे उस मानक के मान की। जैसे अगर किताब को लंबाई हमने 20 सेंटीमीटर कही थी, तो यानी हमने ये तय कर लिया कि हम मात्रक सेंटीमीटर ले रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है उसकी तुलना में 20 गुना ज़्यादा है लंबी हमारी किताब। तो इसका मतलब 20 यहाँ पर आंकिक मान है। मात्रक से और राशि की जब आप तुलना करते हो, यानी राशि का मान जिस भौतिक राशि का मापन करना है बटे मात्रक का मान परिमाण, तो जो मान आएगा, जो संख्या आएगी, उसको हम लोग आंकिक मान कहते हैं। तो किसी राशि के मापन में प्रयुक्त उस संख्या को हम लोग आंकिक मान कहते हैं जो यह व्यक्त करती है कि उस राशि में मात्रक कितने बार सम्मिलित है। अच्छा, राशि के मान को मान लो आप क्यू से व्यक्त कर रहे हो, क्यू फॉर क्वांटिटी। आंकिक मान को स्मॉल एन से व्यक्त कर रहे हो, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। और मात्रकों की पद्धति, कई बार खाली मात्रक कहो तो यू लिख सकते हो, पर मात्रक की हमने प्रणाली कौन सी ली है, तो अक्सर करके इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद करके रखते हैं। तो मात्रकों की पद्धति मान लो स्मॉल यू है, तो क्यू बराबर एन यू। अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं कि अगर हम यू में या एन में बदलाव करते हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है, कि अगर हम यूनिट में बदलाव करते हैं तो एन किस तरह से बदलता है। तो इसके बाद उसे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं किसी राशि के मापन में आंकिक मान यानी स्मॉल एन न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके मात्रक यानी मात्रक के परिमाण यानी स्मॉल यू यूनिट में संबंध। एन और यू में क्या संबंध होगा? अभी देखिए, दैनिक जीवन में भी अगर हम लोग देखें तो मान लो एक राशि है, जैसे एक उदाहरण कन्वर्जन फैक्टर एक देखते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप कहते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। अब आप इस समीकरण पर गौर करिए, मीटर के साथ आंकिक मान लिखा है 1, सेंटीमीटर वो भी लंबाई का ही मात्रक है और उसके साथ आंकिक मान लिखा है 100। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 मीटर के अगर आप 100 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 100 टुकड़े मिलकर के 100 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े मिलकर के 1 मीटर हुए थे। अब यहाँ से आप देखो, मात्रक के मान को जब आपने घटाया, ये पहले 1 मीटर था, मीटर से हटा के आपने सेंटीमीटर किया, तो जब मात्रक के मान को आपने छोटा किया तो आंकिक मान बढ़ गया। अच्छा, इसी तरह जैसे इसका उल्टा आप देखिए, मान लो आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने, इसी उदाहरण को लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तब आप कहते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1/100 1 की तुलना में उसका 100वां हिस्सा है, मतलब 1 के आप 100 भाग करो और उन 100 बराबर भागों में से एक भाग का चयन करो, तो 100 में से 1/100। और आप कह रहे हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर जितना बड़ा था, अभी से मीटर उससे बड़ा मात्रक है। जब आपने मात्रक का मान बढ़ा दिया है तो आंकिक मान घट गया है। अब बड़े मात्रक के साथ छोटा आंकिक मान, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर राशि का मान नहीं बदल रहा है, उसी राशि को हम अलग अलग मात्रकों में व्यक्त कर रहे हैं, तो जब आप मात्रक के मान को बड़ा करोगे तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा, और मात्रक छोटा करोगे तो आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, और व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार की दोनों का गुणनफल नियत रहेगा
तो वही चीज़ है, आंकिक मान स्मॉल n और मात्रक यानी मात्रक के मान स्मॉल u में संबंध। तो किसी निश्चित भौतिक राशि, ध्यान दीजिएगा भौतिक राशि निश्चित हो, ऐसा ना हो कि एक बार आप कह रहे हो कि अच्छा इस किताब की लंबाई 20 सेंटीमीटर थी और इस स्थान से इस स्थान की दूरी इतनी है, तो आप 20 सेंटीमीटर और 60 किलोमीटर को बराबर नहीं कर सकते हो। राशि वही रहे, भौतिक राशि नहीं बदल रही है, खाली मापन की प्रणाली हम लोग बदल रहे हैं कि अच्छा अब इस मात्रक के बजाय हम इस मात्रक में व्यक्त करेंगे। तो किसी भौतिक राशि यानी क्वांटिटी के नाते क्यों अगर आप कह रहे हो कि मापन में आंकिक मान यानी स्मॉल n व मात्रक का परिमाण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक के परिमाण को आप यहाँ इस पर इससे व्यक्त कर सकते हो, u से, स्मॉल u से। तो किसी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान स्मॉल n और मात्रक का परिमाण स्मॉल u एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात n प्रोपोर्शनल टू 1/u, या इसी का उल्टा कह सकते हो u प्रोपोर्शनल टू 1/n। हमने कहा था एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अगर आप राशि नियत रख रहे हो तो मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती या आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती जब आप एक निश्चित भौतिक राशि का मापन कर रहे हो, तो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। या अब इस पर आते हैं, जैसे n प्रोपोर्शनल टू 1/u, n अनुक्रमानुपाती है 1/u के। अब आप अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा करके, या समानुपाती भी कहते हैं प्रोपोर्शनल, अब बराबर का चिन्ह जब आएगा तो एक नियतांक आ जाएगा, तो बराबर k/u हो गया। अब इसको हमने इधर गुणा में ले लिया है, या कह सकते हो कि n × u बराबर नियतांक, ये वही नियतांक है जिसे हमने अभी मान लो k कहा था। और ये n × u क्या है, उस भौतिक राशि का मान है, क्वांटिटी है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमें मापना है। अब इसी चीज़ को जब भी कोई नियतांक, इस कोई भी समीकरण इस रूप में दिया होता है, तो आप ये नियतांक का मतलब एक बार अगर इसका मान 1 था, इसका भी मान 1 था, दूसरी किसी बार इसका मान 2 था, इसका भी मान 2 था, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2, या और भी उसी तरह बराबर n3u3 बराबर n4u4, इस तरह। यहाँ पर n के साथ जो गिनती लिखी है, u के साथ जो गिनती लिखी है, उसका मतलब क्या है, अभी मापन की एक पद्धति थी हमारे पास, एक प्रणाली में राशि का, उसी राशि का आंकिक मान स्मॉल n1 था, और पहली मात्रक की जो मापन की पहली पद्धति थी उसमें मात्रक हमारा u1 था। मापन की किसी दूसरी पद्धति में जब हम गए तो आंकिक मान मान लो हमारा स्मॉल n2 हो गया और मात्रक हमारा u2 हो गया था, तो n1 और u1 का गुणनफल n2 और u2 के गुणनफल के बराबर होगा। बाकी इस पर आधारित प्रश्न हम लोग जब विमीय विश्लेषण कर रहे होंगे तो थोड़ा और विस्तार में वहाँ देखते हैं। अभी केवल इतना कि जब आप किसी निश्चित भौतिक राशि को माप रहे हो, मापन अलग अलग मात्रकों की प्रणाली में कर रहे हो, तो मात्रक के मान बदलने के साथ साथ आंकिक मान बदल जाता है। अगर आप मात्रक बढ़ा रहे हो तो आंकिक मान घटेगा, मात्रक छोटा कर रहे हो तो आंकिक मान बढ़ेगा। और ये घटना और बढ़ना इस तरह से होता है कि आंकिक मान और मात्रक के परिमाण का गुणनफल नियत होता है जो उस राशि के मान के बराबर होता है। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, शेष भाग कल।